हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटीज़, इसके हम जो यूनिट फर्स्ट है ना उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही प्रोवाइड करवा रखा है अपने चैनल पे। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं मिल रही होगी, जिन बच्चों को, तो वो जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक करना। उसमें मैंने आपको सिलेबस और जो आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको वहाँ पे वो कर रखा है, वहाँ पे अटैच कर रखा है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो में हम जो सेकंड यूनिट है कांस्य युग धातु प्रौद्योगिकी से संबंधित वाद विवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार ना ओवरव्यू बता देती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कांस्य युग क्या है, हम ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि कांस्य युग का महत्व क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, या विभिन्न प्रकार के कांस्य युग, जो कांस्य मतलब जो एज था, ब्रॉन्ज एज, उस टाइम पे, ब्रॉन्ज पीरियड, उस टाइम पे जो उपकरण थे, जो हथियार थे, इन पर चर्चा करेंगे कि ये कांस्य धातु से ही फिर जो औजार थे और जो उपकरण थे ये सब बनाए जाने लग गए थे। फिर हम तकनीकी परिवर्तन क्या है उसके हमें देखेंगे कि कांस्य युग के बाद जो मतलब धातु में, धातु थी ना, जो कांस्य होता है वो एक धातु होती है, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे इस टाइम पीरियड में, तो इनके बारे में जानेंगे। तो आपने ओवरव्यू देख लिया कि आखिर में इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा ये बताना आपको इसलिए नेसेसरी था कि आपको ये पता चल सके कि हाँ, इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कोई भी ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर जिस चीज़ के बारे में मुझे खुद को नहीं पता तो मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताती। आप ये जानते होंगे मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उन सब में मैं आपको पूरे अच्छे से डाटा को पहले कलेक्ट करती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ कि हाँ किस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही नहीं कि हाँ आपको कुछ समझ में ना आए और मैंने अपनी वीडियो बना के ख़त्म कर दी। मेरा कोई भी ऐसा वर्क नहीं रहता। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरा यही पर्पज़ रहता है कि आप इस वीडियो को देखिए ना, चाहे आपकी ये वीडियो 1 घंटे की हो या फिर आधे घंटे की हो, जितना भी आप इसमें टाइम स्पेंड करें, तो आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे एक बार तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की नीड ना पड़े। मेरा यही पर्पज़ रहता है कभी भी वीडियो बनाने का। तो आप देख सकते हैं आपकी ये जो क्लास सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ना आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाएंगे कि कांस्य युग को परिभाषित कीजिए, औजार बनाने के लिए कांस्य की खोज और उपयोग के महत्व की विस्तार से चर्चा करें। आपको इसका आंसर भी इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये भी पता चल, सेकंड क्वेश्चन है आपका, धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद की व्याख्या कीजिए और समकालीन समाजों पर धातु प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ चुके हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली तो आपको थोड़ा सा इसका बेस पता होना चाहिए कि हाँ, जो हमारा कांस्य युगीन जो युग था वो कब से कब तक का था। तो मैंने ना इसको, जो आपके जो टाइम पीरियड है ना, जो एंशिएंट प्राचीन जो समाज है, प्राचीन हिस्ट्री है, उसको मैंने ना थोड़ा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। जैसे कि जो प्रगतिहासिक काल, इस काल को क्या कहते हैं, जिस टाइम पे ना जो लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, ठीक है। एक होता है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल। इस टाइम पे होता था ना, लिखित साक्ष्य तो मिलते थे परंतु उसे पढ़े नहीं जा सकते थे। तो ये 2 टाइम पीरियड होते हैं जिसमें हम जो प्रगतिहासिक काल है उसको औजारों के अनुसार बांटेंगे कि हाँ उस टाइम पे किस टाइप के जो औजार थे वो यूज़ हो रहे थे, तो उसी टाइम पे, उसी टाइम की पीरियड के अनुसार इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें लिख रखा है कि प्राचीन इतिहास को उस समय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों के आधार पर विभिन्न कालों में विभाजित किया जा सकता है। कि जो उस टाइम पीरियड में जो लोग जो औजार यूज़ करते थे उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारा वो है प्राचीन इतिहास है उसको। तो फर्स्ट तो है पूरा पाषाण काल, मतलब कि अगर हम इसको ले लें तो एक था आपका पाषाण काल, ठीक है। दूसरा आपका था, क्या बोलते हैं उसे, कांस्य, जो आपका ताम पाषाण, तो या कांस्य युग भी आप कह लीजिए इसे। और तीसरा आपका था लोहा युग, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पाषाण काल में ना ये 3 टाइप से इसको पाषाण काल को डिवाइड कर रखा है। जो आपका पाषाण काल था, ये पाषाण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है पत्थर। इस टाइम पे मतलब कि क्या है, जो औजार हैं वो पत्थरों के बनाए जाते होंगे, तभी तो इसको डिवाइड ऐसे कर रखा है ना। तो इस टाइम पे यही लिखा है पूरा पाषाण काल, कि मतलब कि ये जो आपका टाइम पीरियड था, ये जो आपका 5 लाख से लेकर कब तक, 10 जो आपका ईसा पूर्व है ये, ठीक है। आप ध्यान रखना बीसी क्या होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है कि मैं हिस्ट्री, तो आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन होगी कि जो ईसा मसीह के जो बाद के टाइम पीरियड को हम एडी में काउंट करते हैं, और जो ईसा मसीह के जो पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे आप नंबर लाइन पढ़ते हैं ना, 0 फिर 1 फिर 2 एंड 3, और इधर फिर 1 2 और ये 3,
तो आपका जो ये 1 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, तो ये में आपको पता होता है कि हाँ 1 बड़ा होता है, तो इसी टाइप से, इसलिए टाइम पीरियड जो है इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर जाना, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता था कि जो पूरा पाषाण काल था ना, इस टाइम पे जैसे पत्थरों का यूज़ होता था, जो आदि मानव था जो गुफाओं में रहते थे, तो इस टाइम पीरियड को इस टाइप से, ऐसे मध्य पाषाण काल है आपका। इस टाइम पे उन्होंने तीर कमान बनाने लग गए थे पत्थरों से। पहले इस टाइम पे तो वो पत्थरों का यूज़ करते थे ओनली, फिर इस टाइम पे उससे तीर कमान बनाने लग गए थे, मतलब कि औजारों का यूज़ करने लग गए थे, शिकार करने लग गए थे। शिकार के लिए इन्होंने पत्थरों को नुकीला करके उसके क्या बना लिए थे, औजार बना लिए थे। ऐसे ही फिर नवपाषाण काल आया आपका। फिर टाइम पीरियड आपका आता है ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ये जो ताम्र है ये क्या है, ये तांबा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये तांबे का युग था। इस टाइम पे क्या हो रहा था, तांबे का यूज ज़्यादा होता था, इसलिए इसका नाम इस टाइप से पड़ा। फिर आपका आता है लोहा युग। ये लोहा जो युग है ना, वो कांस्य काल के बाद ही का टाइम पीरियड है। कांस्य के बाद है ना लोहे का यूज होने लग गया था, इसलिए फिर इसको लोहा युग कहने लग गए थे। अब हम देख लेते हैं कांस्य युग से क्या अभिप्राय है। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी औजार दिखे गए या जो भी सामान, जो वस्तुएं मिली, वो किसकी बनी हुई थी, कांस्य को, उसकी बनी हुई थी, ब्रॉन्ज की। और जो कांस्य जो वस्तु होती है वो किन दो मिश्रणों से बनी होती है, तांबा और टीन की जो धातु होती है उससे मिलकर बनी होती है, जो आपकी जो कांस्य है जो धातु, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कांस्य युग से अभिप्राय, वह काल था जिसमें औजारों और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से कांस्य धातु का उपयोग होता था। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कांस्य युग से क्या अभिप्राय है, कि ऐसा युग जिसके अंदर जो धातुएं थी, जो वस्तुएं थी, जो औजार थे, जो उपकरण थे, उनको किसके थ्रू बनाया गया था, कांस्य धातु के द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए उस युग को क्या कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं। उस टाइम पीरियड में, उस समय में किस धातु का यूज ज़्यादा होता तो होगा, कांस्य धातु का, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, कांस्य युग हो गया। ऐसी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आपका हड़प्पा स्थल था, तो यही था कि उसको भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पे भी जो कांस्य जो धातु का जो यूज़ था किया गया होगा, वो बहुत अधिक मात्रा में किया गया होगा, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब ये कांस्य युग आप इसको मतलब डिफरेंट वे में भी समझे। कांस्य युग का एक प्रागैतिहासिक काल है जो धातु युग के अंतर्गत ही आता है। जो आपने ये युग पढ़ा, ये सारे धातु के आधार पर ही तो कहे गए ना। तो ये जो ताम्र है, ठीक है, इसके एक तरीके से देखा जाए तो इसी के टाइम के अप्रोक्सीमेटली चलता है आपका कौन सा, कांस्य टाइम पीरियड, और उसके बाद आपका आता है लोहा युग। तो यही लिखा गया है कि ये क्या है, धातु युग के अंतर्गत ही आता है जो ये वाला काल है कांस्य युग, जो ताम्र युग और लोहा युग के क्या है, बीच के स्थित है। इसकी शुरुआत कांस्य युग की खोज से हुई, जो तांबे और टीन के साथ मिक्स धातु बनने से हुई थी। तो आपको मैंने बताया अभी कि जो ब्रॉन्ज है, तांबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। तो इसको दो धातु के मिलने से इसका एक तरीके से मिश्र धातु है ये, किसकी, तांबा और टीन की, कॉपर और टीन की, ठीक है। और हथियारों और औजारों के निर्माण के लिए कांसे की जगह किसने ले ली थी, लोहे की धातु के इस्तेमाल के साथ समाप्त हो गई थी। जब लोहा धातु का यूज होने लग गया था, जब कांसे की जगह लोहे धातु का यूज होने लग गया था, जो कांसे युग है वो क्या होने लग गया था, धीरे धीरे समाप्त होने लग गया था। तो इसमें हमें कांसे युग के बारे में ही पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 युगों में डिवाइडेड है। पाषाण युग भी आपका 3 डिवाइडेड है, किसमें, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, ठीक है, इसमें लिखा नहीं जा रहा, और फिर मध्य पाषाण और क्या है, नवपाषाण, ये 3 टाइम पीरियड में डिवाइडेड है। फिर आपका आता है कांस्य युग, ठीक है, जिसे हम धातु युग भी कह लेते हैं। थर्ड है आपका लोहा युग। जब ये कांस्य धातु का यूज खत्म होने लग गया था, फिर क्या होने लग गया, तो लोहा का यूज ज़्यादा किया जाने लग गया, तो इससे यही हो गया। पूर्ववर्ती पाषाण युग में ये एक महत्वपूर्ण सुधार था क्योंकि धातु के उपकरण अधिक टिकाऊ और प्रभावी हो गए थे। मानव समाज का इतिहास, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अगर हम जैसे जैसे अगर धातु चेंजेस होती है तो उसका एक तरीके से धातु क्यों चेंज की जाती है। मान लो पहले पत्थरों का यूज़ होता था, तो पत्थरों से ही औजार बनते रहते, पर किसी न किसी वजह से तो क्या हुए थे, चेंजेस आए थे, और ये क्या हो गए थे, ये ज़्यादा टिकाऊ हो गए थे और प्रभावी हो गए थे, ज़्यादा इफेक्टिव थे, ठीक है। मानव समाज का इतिहास परंपरागत रूप से 3 कालों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि पाषाण और कांस्य और लोहा युग,
जो उपकरण और उपकरण बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर है, कि जिसके थ्रू जो उपकरण बना होता है, जैसे कि पत्थर से बना है तो पाषाण युग हो गया, कांसे से बना है तो कांस्य युग हो गया, और लोहे से वो औजार बना है तो लोहा युग हो गया। तो यही बात कही गई है कि जिस सामग्री के आधार पर मतलब उसको तैयार किया जाता है उपकरण को, उसी के आधार पर क्या किया गया है, टाइम पीरियड को डिवाइडेड किया गया है। तो यही लिखा गया कि के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि पहली अवधि पत्थर, हड्डी, हाथी दांत को पीसकर या काटकर बनाई गई चक्कू और कुल्हाड़ियों के उपयोग द्वारा क्या की गई है, चिन्हित की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पत्थरों के औजार बनते थे, पत्थरों को इतना ज़्यादा शार्प वो किया जाता था कि उसी से भाला बनता था और उसी से क्या किया जाता था, शिकार किया जाता था। मध्य पाषाण काल के टाइम तक क्या होने लग गए थे, शिकार भी होने लग गए थे, पर था तो ये पूरा पाषाण काल के युग के अंदर ही। तो यही चीज़ें हैं, और जिसमें पत्थरों को प्रमुख सामग्री के रूप में क्या किया जाने लगा था, इस्तेमाल किया गया था। तो अब हम एक एक करके थोड़ा सा इन तीनों युगों के बारे में जान लेते हैं कि हाँ आपको एक बेस, क्योंकि क्लियर रहता है ना, तो आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे। बट अगर आपकी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप वही हो जाएगा कि हाँ रट्टू तोता की तरह बस पढ़ लिया और कुछ समझा नहीं। तो इसलिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि आपका इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपने इसको समझ लिया कि कैसे कैसे हमारे जो युग थे वो डिवाइडेड थे, तो आप अपने आप से क्वेश्चन के आंसर आराम से दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है। पाषाण युग हो गया, इस अवधि में पत्थर, हड्डी या हाथी दांत को पीसकर या काटकर जो क्या किया जाते थे, औजार बनाए जाते थे। चाकू और कुल्हाड़ियों का निर्माण होता था, जिसमें पत्थर को क्या किया जाता है, प्रमुख सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वो है कांस्य युग है वो आपका पाषाण युग और लोहा युग के मध्य का टाइम पीरियड है, जो कांस्य युग है ना, यही है। समझ गए आप। अब कांस्य युग, यह अवधि तब शुरू होती है जब मनुष्य ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि उपयुक्त परिस्थितियों में कुछ प्रकार के अयस्क एक पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। कि जो अयस्क होते हैं, जैसे एल्युमिनियम का वो बॉक्साइट हो जाता है ना, जो उनके नेचुरल, जो उनका क्या कहते हैं, धातु रूप होता है, जो ओरिजिनल मूल धातु रूप जो होता है वो होता है। जैसे एल्युमिनियम का क्या होता है, वो जो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है। तो वही है कि जब जो मनुष्य है उसको ज्ञान हो गया कि जो अयस्क है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पदार्थ उत्पन्न हो सकता है उसके थ्रू, जिसे गर्म होने पर आवश्यकता के अनुसार क्या किया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है, और ठंडा होने पर वह आकार बरकरार रहता है। कि जब उसे हम गर्म करेंगे तो उसको किसी भी ढांचे में, आकृति में ढाला जा सकता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो उसी में क्या रहेगा, हमेशा सस्टेन करेगा, उसी के अंदर वो स्थिर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बरकरार रहेगा। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कठोर और टिकाऊ उपकरण या का क्रियान्वयन, मतलब कि उसी के कार्य बना वो होने लग गया, करने लग गए, कि इसी उपकरणों का निर्माण किया जाने लग गया। इस चरण को कांस्य युग के रूप में जाना जाता है। इस काल में तांबा, जो औद्योगिक रूप से उपयोग की जाने वाली क्या थी, पहली धातु थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो कांस्य युग है वो है तो एक तरीके से धातु युग का टाइम पीरियड ना। जैसे ये था पत्थरों का टाइम पीरियड, पाषाण का टाइम पीरियड, फिर आया आपका धातु। तो धातु में आपका कांस्य, और पहले तांबा, फिर उसके बाद कांस्य का यूज़ होने लग गया, फिर धीरे धीरे करके किसका यूज़ होने लग गया, लोहे का। तो यही चीज़ें हैं कि प्रारंभिक धातु के जो था आपका, इस काल में जो तांबा है वो औद्योगिक रूप से उपयोग की जाने वाली क्या है, पहली धातु थी। प्रारंभिक धातु के अधिकांश औजारों में टीन के साथ मिश्रित किया गया। जो पहली जो प्रारंभिक धातु थी तांबा, उसके साथ जब टीन का मिश्रण किया गया तो क्या बन के आई, नई धातु कौन सी बन के आई, आपकी कांस्य बन के आई, ब्रॉन्ज बन के आया। तो यही है, तांबा और टीन के सम्मिश्रण से बनाए गए उपकरणों को कांस्य उपकरण के रूप में क्या जाना जाने लग गया। तो यही चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। अब आपका आता है उसके बाद लोहा युग। इसमें क्या है, प्रौद्योगिकी के इस प्रगतिशील उपयोग में तीसरा चरण बड़े पैमाने पर लोहे द्वारा कांसे के प्रतिस्थापन के साथ शुरू होता है। जब कांसे का मतलब यूज़ कम होने लग गया, उसकी जगह क्या कर दिया, प्रतिस्थापन किस चीज़ का कर दिया, लोहे की धातु का यूज़ होने लग गया। लोहे की धातु उससे भी ज़्यादा अधिक टिकाऊ और मतलब कि इस वो थी, व्यवस्थित थी, स्थिर थी, जो व्यापक रूप से क्या हो गई थी, उपलब्ध भी होने लग गई थी। कांस्य युग एक ऐसा समय था जब सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई,
दक्षिण एशिया, मिस्र या मध्य एशिया में एक साथ फली फूली थी। तभी तो आपने देखा कि इन्हीं के अप्रॉक्सीमेटली समकालीन तो क्या था, हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। तो इसलिए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या था, जो इस सभ्यता में क्या देखा गया था कि कांस्य जो धातु है उसका अत्यधिक उपयोग किया गया था, इसलिए उस सभ्यता को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम देखते हैं कांस्य युग के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं। लिखित रिकॉर्ड और उन समाजों के भौतिक अवशेष जो मतलब फिजिकली जो आप समझ रहे हैं ना, भौतिक का मतलब क्या होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, उनके अवशेषों के थ्रू हमें इसके स्रोत मिलते हैं। चित्रलिपि के थ्रू, पुरातात्विक साक्ष्य, क्या है पुरातात्विक साक्ष्य, जो मतलब कि जो जैसे इसमें स्मारकीय हो गए, वस्तुकला हो गई, कोई कोई मोन्यूमेंट्स बने हुए होते हैं, और उपकरण हो गए, हथियार हो गए, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, इनके थ्रू भी हमें कांस्य युगीन के स्रोत मतलब मिलते हैं, सोर्सेस तो हमें यही सब देते हैं ना। अब हम जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्तु पाई गई होंगी, जो वस्तुएं मिली होंगी, चाहे फिर आपका वो हथियार हो गए या उपकरण हो गए या कोई बर्तन हो गए, इसी के थ्रू तो हम पता करते हैं ना कि हाँ इस टाइम पे क्या हुआ है, कांस्य का यूज़ ज़्यादा हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ऐसे ही आपका फोर्थ पॉइंट है इसके स्रोत में कि मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी इस काल के ग्रंथों से क्या होती है, मिलती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विपरीत विद्वान उनके लेखन को समझने में सफल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके समकालीन ही ये क्या चलती थी, ये सारी जो सभ्यताएं थी वो चली थी। ठीक है, दफनाने की शैली हो गई, पैटर्न भी लोगों के जीवन जीने के तरीके, विशेष रूप से समाज के कुलीन वर्ग के बारे में बहुत कुछ क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, बताते हैं। कांस्य युग में हुई प्रगति, अब जो कांस्य युग था, ब्रॉन्ज पीरियड जो चल रहा था, उस टाइम में क्या क्या प्रगति हुई इनके बारे में हम देखते हैं। तो कांस्य युग में कुछ समाजों ने प्रारंभिक लेखन प्रणालियों का विकास किया, जैसे मिस्र में चित्रलिपि हो गई, मतलब चित्रों के थ्रू जो बातें व्यक्त की जाती है। पहले आप देखते होंगे कि गुफाओं में चित्र के द्वारा जो पत्थरों से बिल्कुल गड़ा गड़ा कर उसके ऊपर कुछ कुछ चित्र बनाए जाते थे, जो क्या करती है, उसके टाइम पीरियड के बारे में कुछ ना कुछ हमें नॉलेज बताती है। तो वही है कि मिस्र में चित्रलिपि मतलब एक तरीके से वो की गई, उसका विकास हुआ। ऐसे ही मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म, अभी क्यूनिफॉर्म भी वहाँ की कोई ना कोई क्या होगी, लिपि होगी। लिपि आपको पता नहीं क्या होती है, जब हम लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो वही है जिसके थ्रू हमें क्या पता चले, उस टाइम पीरियड के बारे में कुछ जानकारी मिले, उसी तो हम कहेंगे लिपि। तो यही बात है कि मिस्र में उन्होंने चित्रलिपि का विकास हुआ था, ऐसे ही मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कांस्य युग में क्या क्या प्रगति हुई थी। तो उसमें कांस्य के विकास के साथ पहिए का आविष्कार भी हुआ, क्योंकि क्या हो गया था, जो गाड़ियाँ थी, जैसे पहले लकड़ियों के उसके बनाए जाते थे पहिए, तो वही चीज़ है कि धीरे धीरे क्या करके बहुत चेंजेस हुए, फिर लोहे का भी यूज़ आने लग गया। तो फिर क्या होने लगा, जो पहिए हैं उनका उससे बनाए जाने लग गए, जिसका अर्थ है कि अब पटरियाँ और सड़कों पर पशु चलित वाहन चलाए जा सकते थे। नेक्स्ट है इसके उसमें विकास में, कांस्य युग के उसके में क्या क्या प्रगति हुई थी। तो कांस्य के औजारों के इस्तेमाल से अब जंगलों को काटकर फसल उगाने के लिए ज़मीन बनाना आसान हो गया था, कि जो जहाँ मर्जी जैसे मर्जी पेड़ उगे हुए थे, तो उनको काटकर एक सिस्टमेटिकली वे में क्या किया जाना, फसल उगाया जाना। तो इससे ये भी आसान हो गया था, क्योंकि कांस्य जो धातु थी उससे क्या हो जाता था, फसल आराम से जो कुल्हाड़ी हो गई, ये सब बनाए जा सकते थे। ठीक है, इसका मतलब था कि लोग ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करने में क्या हो गए थे, सक्षम हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि कांस्य युग में क्या क्या हुई थी, प्रगति हुई थी, और ये किस लिए इतना इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अगर आपसे यूँ पूछ ले कि कांस्य युग जो है, कांस्य जो धातु का जो यूज़ होने लग गया था, उसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, तो आप लिख सकते हैं ना, इनकी प्रगति में इसमें ये योगदान दिया था कि चित्रलिपि का वो होने लग गया था, विकास हुआ था, लिपि का विकास हुआ था, औजारों का वो हो गया था, विकास हुआ था। इस टाइम पे जो लोग थे वो जंगलों को काट कर इस धातु से खाद्यान्न जो अनाज थे वो बोने लग गए थे। तो इस टाइप से आप इसको बना कर लिख सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंस में भी, जो कांस्य युग की अगर इंपॉर्टेंस आपसे पूछ लिया जाए, महत्व क्या है, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछे डायरेक्ट करके कि हाँ इस टाइम पे क्या क्या विकास हुआ था कांस्य युग में, तो आप ये भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से हर चीज़ बताते हुए चलती हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कांस्य युग को राज्यों या साम्राज्यों के उदय के लिए भी चिन्हित किया जाता है। बड़े पैमाने पर समाज एक शक्तिशाली शासक द्वारा केंद्रीय सरकार के अधीन जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कांस्य युग के राज्य व्यापार, युद्ध, प्रवास और विचारों के प्रसार के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे
और खासकर जो भूमध्य सागर तट के आसपास जहाँ माल, लोग और विचार जहाज द्वारा आसानी से क्या कर पाते थे, यात्रा करते थे, तो वहीं पे क्या होती थी, एक तरीके से वहाँ पे कन्वर्सेशन आसानी से हो पाती थी। यह इतिहास की पहली अवधियों में से एक थी जहाँ हमें विभिन्न संस्कृतियों के बीच व्यापार से स्पष्ट क्या होते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कांस्य युग के जो राज्य के जो व्यापार होता था, युद्ध होता था, प्रवास जो इधर से उधर जाया जाता था, और मतलब इस टाइप से इसके थ्रू भी क्या हो, इस टाइम पे कांस्य युग में ये चीज़ें का भी क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्य युग का महत्व। तो मैंने तो आपको वैसे ऊपर बता दिया कि हम इसके महत्व में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत चीज़ों का वो हुआ था, विकास हुआ था। तो उसी के हम पॉइंट्स को थोड़ा सा डिफरेंट वे में कहते हैं ना, डिफरेंट वे से कोई बात को कहना, तो उस बात को हम डिफरेंट वे से कहकर और उसको आसानी से लिख सकते हैं इसके महत्व में भी। बाकी मैंने इसके महत्व में आपको कई न्यू पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कांस्य युग की प्रमुख सभ्यताएं हम नदियों घाटियों में पाते हैं। कि आप देखते हैं कि कांस्य जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये भी तो नदी घाटी के पास ही पनपी थी ना। जो हड़प्पा आपकी सभ्यता थी वो रावी नदी के पास, मोहनजोदड़ो थी आपकी सिंधु घाटी और सिंधु नदी के पास। तो ऐसे करके जो सभ्यताएं बसी होती हैं वो किसी न किसी नदियों के पास बसी होती हैं। क्यों, इसके रीज़न भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। कोई भी व्यक्ति वहीं पे रहना पसंद करता है जहाँ उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, चाहे पानी हो, खाने के लिए वो हो, खाना हो, पेड़ पौधे हो, जंगल हो, जलवायु अच्छी हो वहाँ की, जहाँ पे सर्वाइव करना आसान हो सके। ठीक है, तो इन सबको देख कर ही तो मनुष्य अपना क्या करता है, वहाँ पर स्टे करता है, रुकता है। तो इसी टाइप से क्या हुई थी, जो कांस्य युग की जितनी भी प्रमुख सभ्यताएं थी वो क्या थी, वो नदी घाटियों में पाते हैं। कांस्य युग में हुई प्रगति से कई नए आविष्कार भी हुए, जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, कांस्य युग में शहरी सभ्यताओं का विकास हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम शहरी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो सभ्यता बसी हुई थी, अगर आप उसका जो जब वो थे दयाराम साहनी, उन्होंने इसको वो किया था, खोजा था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो नली वो हो गई, गलियाँ हो गई या नालियाँ हो गई, वो इतनी सिस्टोमेटिक वे में बनी हुई थी ना, कि जो आज की जो टाइम पीरियड में जो नलियाँ गालियाँ वो गलियाँ जो बनी हुई होती है, जो वेल स्ट्रक्चर वे में आज के टाइम पीरियड में हम देखते हैं, वो उस टाइम पे थी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युग में कई प्रसिद्ध सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, एजियन और भारत के अंदर जो सभ्यताएं थी बसी हुई। ठीक है, तो इसलिए भी इसका महत्व है कांस्य युग का। कांस्य युग का इसलिए भी महत्व है क्योंकि कांस्य युग में बड़े बड़े किले, दीवारें, महल जैसी प्रभावशाली संरचनाएं भी बनाई गई थी। कांस्य युग में कई नए लेखन प्रणालियों का भी विकास हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मिस्र में क्या था, मिस्र जो था उसमें चित्रलिपि का वो विकास हुआ था। और ऐसी आपका वो था, वन सेकेंड नाम, हाँ, मेसोपोटामिया में क्या होता है, क्यूनिफॉर्म की जो वो थी लिपि का वो हुआ था, विकास हुआ था। तो यही चीज़ें कि इस टाइम पे नए नए लेखन का भी प्रणालियों का विकास हुआ। इसलिए भी जो क्या है, जो कांस्य युगीन जो सभ्यता है, जो आपका वो है युग है, वो इसलिए भी क्या है, महत्व रखता है। कांस्य युग में व्यापार नेटवर्क का भी अच्छा विकास था। कांस्य युग में आभूषण बनाने में बहुत कुशलता हासिल हुई थी। आप देखते हैं कि इसके आभूषण भी बनाए गए थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, उनमें ज़्यादा स्किल आ गई थी। कांस्य युग में लोग देवी देवताओं में विश्वास करते थे और उनकी पूजा करने के लिए क्या किए गए थे, मंदिर भी बनाए गए थे। तो इसलिए कांस्य युग का महत्व इस टाइप से आप आराम से लिख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कांस्य युगीन हथियार, बर्तन और आभूषण किस टाइप के थे इस टाइम पे। ठीक है, तो कांस्य युग उस समाज की शुरुआत को दर्शाता है जब लोगों ने उपकरण और हथियार बनाने के लिए धातु का उपयोग करना शुरू किया था। तो आप जान सकते हैं कि जब कांस्य युगीन उस टाइम पीरियड को भी शो करता है जब मनुष्य ने ये सोचा कि हाँ, हम धातुओं से क्या बना सकते हैं, औजारों को बना सकते हैं, उपकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये उस टाइम को भी क्या करता है, संदर्भित करता है। पत्थर के स्थान पर कांस्य का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ कास्टिंग नामक तकनीक का उपयोग करके सामग्री से अधिक जटिल आकृति और आकार बनाने की क्षमता थी। इट मीन्स इसका जो था, जब पत्थरों के स्थान पर जब मनुष्य ने कांस्य का यूज़ करने लग गए थे, तो उसको और अधिक तरीके से आकृति को शेप देने के लिए उन्होंने नए नए कौशलों का भी तो विकास किया होगा। ये तो नहीं ना सीधे पत्थर से, जब हम कांस्य से कोई धातु बनाने लग गए होंगे तो वो उन्हीं कुशलता के उसी स्किल्स के साथ बनाते होंगे। उन्होंने कई न्यू स्किल्स को डेवलप्ड भी किया होगा अपने अंदर। अगर आज ही आप कोई काम करते हैं और अगर आपको कोई दूसरा सामान
सामान दिया जाए और उससे आपको उस धातु को बनाना होगा, तो आप कुछ ना कुछ तो अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, आप कुछ तो नया सीखेंगे अपने अंदर, तब जाके आप क्या करेंगे, उस चीज़ को और अच्छे से दूसरी धातु से बना पाएंगे। तो वही है कि इसने यही बात कही है कि उस टाइम पे अधिक जटिल आकृति और आकार बनाने की क्षमता उन्होंने क्या की थी, विकास की थी। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलने और मिलाने की प्रक्रिया एक सफलता थी, जिससे कि क्या हुआ था, जो कांस्य था वो किससे बना हुआ था, दो धातुओं से बना हुआ था। एक तो आपकी थी तांबा और एक आपकी क्या थी, टिन। तांबे को हम कॉपर कहते हैं, टिन को टिन कहते हैं इंग्लिश में, और कांस्य को क्या कहते हैं, ब्रोंज कहते हैं। तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, मैंने तीनों की टर्म्स को इंग्लिश में भी बता दिया आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम हिंदी के जो टर्म्स होते हैं ना उनको इतने क्लेरिफाई नहीं होते माइंड में, और इंग्लिश में हम वही चीज़ जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि हम सुनते भी आते हैं कॉपर हो गया या ब्रोंज हो गए, ठीक है, जैसे ब्रोंज मेडल, कॉपर, ये सब होते नहीं हैं, तो यही चीज़ है। क्योंकि यह इंगित करता है कि धातु क्रम कौशल एक हद तक उन्नत हो गए थे। इस टाइम तक जो धातु की जो वस्तु बनाई जाने लगी थी, इस टाइम तक क्या हो गई थी, इसका जो कौशल था वो बहुत अधिक चरम पे पहुंच चुका था, जब दो धातु को एक नया उत्पादन करने के लिए जोड़ा जा सकता था। तो यही इसमें भी यही बात कही है कि हाँ, ये जो कांस्य युगीन जो थे उस टाइम पे हथियार, बर्तन और आभूषण, अब इसके हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कांस्य युग के लोगों के पास अपने उपयोग के लिए कई प्रकार के उपकरण, हथियार, बर्तन और आभूषण थे। एक धातु के रूप में कांस्य कठोर और लचीला था, और इसीलिए कई प्रकार के उपकरण और तेज काटने वाले किनारों के साथ मजबूत उपकरण प्रदान किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो कांस्य था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, ठीक है। तो इस कारण से इसको अच्छे से क्या किया जाता था, शेप दी जाती थी, और जब शेप दी जाती थी तो बहुत ज़्यादा धार वाले होते थे, बहुत तेज काटने वाले होते थे। तो ये एक अच्छा उपकरण, मजबूत उपकरण बन पाता था इससे। तो आपने देख लिया कि कैसे उपकरण बनाए जाते थे। औजारों के सबसे आम और महत्वपूर्ण परिवार में से एक सेल्ट कहा जाता था, ठीक है, जिसमें कुल्हाड़ी हो गई, एडेज और छेनी शामिल थी। छेनी आप देखते हैं ना आजकल, हथौड़ा और छेनी यूज़ की जाती है। जो छेनी होती है ना कुछ इस टाइप की होती है, मतलब ना इस टाइप की होती है, नीचे से थोड़ी सी ना ऐसे होती है, ठीक है। और जो हथौड़ा होता है वो इस पे मारा जाता है, जैसे कील ठोकनी है ना, तो इस पे हथौड़े को छेनी को रख के, और हथौड़ा जो होता है आपका इससे मारा जाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, छेनी देख ही रखी होगी आप सब ने। तो इन सब धातुओं का वो किया जाता था, बनाया जाता था। सेल्ट एक समग्र उपकरण था, क्योंकि इसे उपयोग करने से पहले लकड़ी के दस्ते या साफ्ट पर लगाया जाता था। जो इसमें के अंदर क्या होता है, जैसे हथौड़ी भी देखते हैं आप, कई हथौड़ी में लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं, जो पकड़ने वाला होता है वो लकड़ी का होता है, और कईयों में कैसा होता है, लोहे का ही होता है, ठीक है। इसे विभिन्न प्रकार के औजारों के लिए में बनाया जा सकता था। तो कांसे का यूज़ हम देख सकते हैं, औजारों के लिए यूज़ किया गया, हथियारों के लिए यूज़ किया गया, कैसे कैसे नए नए टाइप के उपकरण बनाए गए, छेनी हो गई, हथौड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, इस टाइप से। इस समय के दौरान खंजर, अब खंजर भी आप जानते हैं कि नोकीला होता है, पतला होता है बिल्कुल, तलवारें ज़्यादातर चाकू के रूप में काम करती थी। क्योंकि धातु दुर्लभ और स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हथियारों को हड्डी, चमक, पत्थर या सींग से बांधकर विवेकपूर्ण तरीके से इसका क्या करने लगे थे, उपयोग करने का प्रयास किया गया था। क्योंकि ये इतनी दुर्लभ तो थी नहीं, रेयर तो थी नहीं, आप समझ रहे हैं ना, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, रेयर, जो आसानी से नहीं मिलता। ऐसी तो कोई वस्तु ये थी नहीं, रेयर कोई थी नहीं, तो इसलिए इसका क्या किया गया था, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु से क्या क्या बनाई गई थी, क्या क्या औजार थे कांस्य से। तो कांस्य युग के दौरान लोग धातु से बने आभूषण भी पहनते थे, जैसे आपकी पिन हो गई, अंगूठियाँ हो गई, लटकन हो गए, हार हो गए। तो इन सब चीज़ों ये सब बनाए गए थे कांस्य युग के टाइम पीरियड में। धातु का उपयोग व्यंजन, कप, कढ़ाई बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर, हड्डी, लकड़ी जैसे उपकरण बनाने के लिए पहले इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पर कांस्य ने महत्वपूर्ण जो अपना एक तरीके से वो क्या महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। क्योंकि जो चीज़ पहले हम पत्थर से बनाते थे या हड्डी से बनाते थे, तो वो इसकी जगह किसने ले ली थी, कांस्य धातु ने ले ली थी, ब्रॉन्ज धातु ने ले ली थी। अब ब्रॉन्ज की क्या बनाने लग गए थे, पिन हो गई, आपकी अंगूठियाँ हो गई, लटकन हो गए, या फिर नेकलेस हो गया, ये सब बनाए जाने लग गए थे। ऐसे ही 6 पॉइंट आपका शिल्प गतिविधि धातु के औजारों पर निर्भर थी। इसलिए केंद्रीय क्षेत्र जहाँ कांस्य युग की संस्कृतियों का विकास हुआ, वह महान नदी घाटी के क्षेत्र थे, जहाँ प्रचुर मात्रा में कृषि उपज संभव हो सकती थी। तो कृषि के औजार
के लिए जो औजार बनाए गए, कृषि के लिए जो औजार होते हैं उनका भी वो भी किससे बनाए गए थे, कांस्य धातु से बनाए जाने लग गए थे। तो यही चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं कि कांस्य धातु का किस प्रकार से जो यूज़ था वो कैसे आभूषण, औजारों और हथियारों के लिए यूज़ किया गया था। तकनीकी कौशल के विकास, जब टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विस्तार होता है तो आप जानते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए कौशल भी अर्जित किए जाते हैं। तो यही है कि तकनीकी कौशल के विकास और उत्पादन के केंद्रों के रूप में शहरों का शहर क्या हुए, विकसित होने लग गए थे। राजा के महल और देवताओं के मंदिर सहित शहर के सबसे विस्तृत वास्तुकला और अनुष्ठानों का स्थान थे। जब मंदिरों जैसे मंदिर बनाए जाने लगे तो मंदिरों में भी जो वो की जाती है, कलाकृति की जाती है, तो वो भी तो किससे की जाएगी, धातु, कोई धातु की जो वो होंगी, औजार होंगे, जो हथियार होंगे, जो वस्तु वो होंगी, धातु होंगी, ठीक है, उपकरण जो होंगे, उसी से शेप दिया जाता है। तो यही बात है कि इस टाइम पे क्या था, सबसे विस्तृत वास्तुकला अनुष्ठानों का स्थान थे ये सब जो थे कांस्य युग के अंदर। राज्य ने भी यह सुनिश्चित किया कि लंबी दूरी का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो और इन सभ्यताओं में एक मानकीकृत बाटों और मापों का प्रयोग इसका एक महत्वपूर्ण संकेतक था। मेसोपोटामिया की सभ्यता युद्ध की लूट का पुरालेखीय साक्ष्य भी देती है, ठीक है। यद्यपि कांसे के औजार और हथियार काफी हद तक समानता प्रदर्शित करते हैं। 11 पॉइंट है, मिट्टी के बर्तनों, दफन संस्कारों और अन्य विशिष्ट विशेषताओं में व्यापक अंतर पाए गए थे। मतलब यही बात इसके अंदर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इसके अंदर यही बात की गई है कि जो कांस्य जो धातु है, कांस्य युगीन टाइम पीरियड में जो हथियार, बर्तन और आभूषण जो किस टाइप के देखे गए थे, कैसे इसने एक तरीके से देखा जाए तो बहुत उन्नत प्रगति की, ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कांस्य युग के दौरान तकनीकी परिवर्तन, कि कांस्य युग के दौरान जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए थे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी तो वैसे देख रहे थे ना, वस्तुओं में भी जो वस्तु की उतना ही शार्प किया जाता था, मतलब कि वस्तु का अधिक से अधिक अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। तो तकनीकी परिवर्तन कहते हैं कांस्य युग के दौरान धातु कम क्षेत्र में देखे गए आविष्कार और विकास के समकालीन समाजों के लिए दूरगामी परिणाम थे। कि जैसे तकनीक मतलब वो देखा गया कांस्य युग के दौरान जो धातु का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता था इस टाइम पीरियड में, तो ये एक तरीके से विकास का बहुत एक महत्वपूर्ण कारण था। मतलब विकास के लिए इसका जो प्रभाव था, जो धातु का, वो समाजों के लिए दूरगामी परिणाम थे। इसका बुरा इफेक्ट भी पड़ा था, अच्छा इफेक्ट भी पड़ा था, ठीक है। अभी हम इसके प्रभाव के बारे में भी देखेंगे। तकनीकी रूप से नए कौशल आवश्यक हो गए थे और इन कौशलों का ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होने लगे थे, स्थानांतरित होने लगे थे, ट्रांसफर हो गए थे। क्योंकि जैसे तकनीकी का आविष्कार हुआ तो उससे क्या हुआ, तकनीकी आविष्कार से तकनीकी में जो परिवर्तन आएंगे उससे नए नए कौशल भी तो अर्जित करेंगे। मनुष्य क्या करता है, जैसे जैसे नई नई मशीनें बनती हैं तो उसको सीख भी तो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले स्टोव का यूज़ होता था, मतलब जो खाना पकाने के लिए स्टोव, आप अगर आपने अपने गांव में अगर देखा होगा तो स्टोव का यूज़ होता था। फिर धीरे धीरे क्या आने लग गए थे, गैस सिलेंडर आने लग गए थे। तो जब इंसान मनुष्य पहले स्टोव का यूज़ करता था तो उसके अंदर पहले उसी के लिए क्या होंगे, कौशल होंगे, उसी को चलाने के लिए स्किल्स होंगी। परंतु जब गैस आया तो इसको चलाने के लिए भी उन्होंने क्या किया, नए कौशल अर्जित किए ना। तो यही बात है कि तकनीकी रूप से नए कौशल आवश्यक हो गए और इन कौशलों का ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होने लगे थे, स्थानांतरित होने लगे थे, ट्रांसफर किया गया। शेरिन रत्नाकर ने प्रौद्योगिकी को एक घटक के रूप में परिभाषित किया। ये रूप में ये कप लिख दिया है, गलती से प्रिंट गलत हो गया होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि शेरिन रत्नाकर ने प्रौद्योगिकी को एक घटक के रूप में परिभाषित किया है। मैंने आपको वो लाइन पढ़ के बता दी, जो एक समूह और आसपास के वातावरण जैसे आश्रय हो गए, कपड़े हो गए, भोजन हो गया, लोगों और सामानों के लिए परिवहन, सजावटी हो गई, सौंदर्य संबंधी जरूरतों आदि के बीच आदान प्रदान को लाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो प्रौद्योगिकी वो कैसे ज़्यादा हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसमें कितने ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। चाहे हमारे भोजन हो गए, कपड़े हो गए, रहने का लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों में इसका क्या करता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो तकनीकी परिवर्तन है। कांस्य युग के दौरान धातु की वस्तुओं का उपयोग और उत्पादन, चाहे इसका यूज़ हो गया या इसका उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना, निश्चित रूप से पूर्ववर्ती पत्थरों की वस्तु की तुलना में बेहतर और अधिक प्रभावी निकला है, ठीक है। जो इससे पहले जो वस्तु यूज़ की जाती थी, जैसे पत्थर, पाषाण युग था ना इससे पहले, कांस्य युग से पहले, तो ये कि वस्तुओं की तुलना में क्या था, बेहतर और अधिक प्रभावी निकला।
प्रौद्योगिकी ने इस मामले में एक उत्प्रेरक के रूप में क्या किया, काम किया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कांस्य युग के दौरान कैसे कैसे हमने नई चीज़ों, नए कौशल, नई तकनीकों का यूज़ किया और नए नए औजार, नए नए हथियार, नए नए उपकरणों का वो किया, यूज़ किया। तो यही चीज़ है कि इस टाइप से क्या था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण युग था। जो कांस्य युगीन जो वो था, इसका महत्व के बारे में हमने पढ़ा, इसकी स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कांस्य धातु क्रम का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका क्या इफेक्ट था, कांस्य धातु क्रम से तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनाया गया। आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया इसी वीडियो में कई बार बता दिया कि आपको ये याद भी हो गया होगा कि कांस्य जो धातु है वो मिश्र धातु है, और वो किन दो धातु की मिश्र धातु है, तांबा और टीन से मिलकर ये बनी हुई है। ठीक है, कांस्य युग में कांस्य का इस्तेमाल औजार, हथियार, आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो इसका यही इफेक्ट पड़ा है। क्या प्रभाव क्या होता है कि हाँ, इस टाइम पीरियड में हम जो औजार थे, बर्तन थे, या फिर जो हथियार हो गए, हम इस चीज़ किस धातु से बना देते हैं, हम कांस्य की धातु से बना देते हैं। तो इसी का तो प्रभाव पड़ा ना, उस पर इफेक्ट दिख रहा है। कांस्य धातु के ने मध्य और पूर्वी यूरोप में सामाजिक और आर्थिक रूपों में वो आर्थिक बदलावों में अहम भूमिका निभाई है कांस्य धातु ने। कांस्य एक गैर संरक्षक धातु है। गैर संरक्षक क्या होती है, जिसको इतना सेफली रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा सेफ रखा जाए। अब जैसे आपने सोडियम धातु के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो उसमें आपने सोडियम धातु के बारे में पढ़ा होगा कि सोडियम जो धातु होता है अगर उसको खुले में रख देना या उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इन सब के बारे में आपने विशेषता पढ़ी होगी कि अगर उसे खुले में रख दें तो वो क्या हो जाती है, वो सेफ नहीं रहती। उसको संरक्षित किस में किया जाता है, पेट्रोल में किया जाता है, पेट्रोलियम उसमें रखा जाता है उसको, तब जाके वो क्या होती है, संरक्षित रहती है। परंतु जो ये है कांस्य धातु है, इसको कोई संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कोई इसको ये नहीं है कि बिल्कुल सेफ जोन में रखा जाए तभी ये संरक्षित रहेगी। ये ऐसे ही लंबे समय तक क्या होती है, चलती रहती है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो इसने इसलिए और ज़्यादा क्या किया, परिवर्तन लाया। ठीक है, क्योंकि इसी से फिर क्या करने किए जाने लगे थे, औजार बनने लग गए थे, उपकरण बनने लग गए थे, और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे उसके लिए उपकरणों के तौर पे। कांसे में गैर चिंगारी और गैर चुंबकीय गुण होते हैं, इसकी इसने वो बता दिए जो वो होती है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, कांसे में असमान धातुओं के खिलाफ घर्षण कम होता है। जो इसके अंदर ये नहीं है कि घिसावट जल्दी हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएंगे। घर्षण क्या होता है, जैसे आप चलते हैं तो आपके जो चप्पलें होती है उसके अंदर जो ये धाराएं होती हैं, ये क्या होती है, घर्षण का काम करती हैं। जो चप्पल आप पहनते हैं उसके नीचे आपने देख रखा होगा कि आपको रुखरा रुखरा सा कुछ चीज़ मिलती है, तो ये क्या होती है, घर्षण का काम करती है, जो क्या करती है, आपको फिसलने से रोकेगी। अगर वो चीज़ें ना हो तो जो आपकी चप्पलें होती हैं वो क्या करने लगती है, फिसलन होने लग जाती है। अगर ज़रा से भी आप प्लेन जगह पे चलते हैं तो आप धड़ाम देने गिर जाते हैं। तो यही होता है, जो घर्षण होते हैं वो हमें खड़ा करने का काम आती है। परंतु जो ये है ना, जो कांस्य है, इसमें कोई भी क्या नहीं है, घर्षण कम होता है इसके अंदर। तो इससे क्या होगा, इसकी जल्दी से जल्दी क्या नहीं होगी, घिसावट नहीं होगी, ये जल्दी से जल्दी खराब नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके इफेक्ट हैं। कांस्य का इस्तेमाल बियरिंग, क्लिप, विद्युत जो कनेक्टर्स होते हैं या स्प्रिंग्स हो गए, इसके बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कांस्य का इस्तेमाल हथौड़ा, मेलेंट, रींच और अन्य टिकाऊ उपकरण बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांस्य युग पाषाण युग और लोहा युग के बीच का काल था, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कांस्य युग में मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा था, क्योंकि ये जो कांस्य जो युग था, कांस्य युग में देखा जाता था कि ज़्यादातर जो थी वो नदियों घाटी में ये सभ्यता बसी थी। और ये कैसी सब वो थी, जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। कांस्य युग में अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग लिपियां विकसित हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जो मिस्र में था वो चित्रलिपि थी, मेसोपोटामिया में थी उसका जो नाम था वो था, क्या कहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ बाकी गलत ना बोल दूँ मैं, इसलिए मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस लिपि का आविष्कार हुआ था। अब हम देखेंगे कि कांस्य युग में अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि विकसित हुई थी। 5th पॉइंट है कि धातु कर्म गतिविधियों ने उदय ने क्या किया था, व्यापार मार्गों के उदय और विकास को भी जन्म दिया था। जब धातु का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया तो इसके लिए व्यापार से जो ट्रांसपोर्ट थे ये भी तो बनने लगे थे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होने लग गया था। तो इसने एक तरीके से इसका भी विकास किया था, इसका ये भी प्रभाव पड़ा था धातु का, कांस्य धातु का। सामाजिक दृष्टिकोण से विशेषज्ञों का एक वर्ग बनाने के अलावा नई कलाकृतियों ने मूल्य के नए पैमाने और समाज के भीतर विभाजन को प्रदर्शित करने के अनूठे तरीके भी पेश किए थे। सामाजिक रूप से विशिष्ट
और आर्थिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त कर वर्ग ने कांस्य और अन्य धातुओं जैसे सोने और चांदी की बनी कलाकृतियों को भी जमा किए। ठीक है, तो इस टाइम पे देखा गया जैसे जैसे अब क्या है ना, ये धातुओं का टाइम पीरियड है। धातुओं में जैसे आपने भी देखा, पहले तांबे का यूज़ किया गया था, फिर उसके बाद कांसे का यूज़ होने लग गया, फिर लोहे का यूज़ होने लग गया। तो जैसे जैसे धातुएं बढ़ती जा रही थी तो वैसे वैसे मनुष्य इन सब धातु का यूज़ किया जाने लग गया। अब आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इन सभी धातुओं का यूज़ होता है। आपने तांबे के बर्तन भी देख रखे होंगे कि तांबे के लोटे होते हैं, बर्तन होते हैं, पतीला होता है, ये सब आप देखते होंगे, है ना। लोहे की भी कुल्हाड़ी हो गई, वो हो गया, हथौड़े हो गए, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, आज अब इन सभी धातुओं का यूज़ होता है, परंतु उस टाइम में इनका आविष्कार हो रहा था। देखा जाए तो इसका एक तरीके से खोज हुई थी। तो इस टाइम पे वो मिले, फिर इनका हमने यूज़ देखा कि हाँ किस टाइप से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है औजारों के रूप में, आभूषण। अगर आप आजकल देखते होंगे कि सिल्वर हो गई, जो चांदी के जो गहने बनाए जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये धातुएं तो है ना। तो यही है इसके अंदर लिखा हुआ कि इसका इस टाइप से क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार इनका उपयोग सामाजिक स्थिति और शक्ति और असमानता के प्रतीक के रूप में भी किया जाने लग गया था। तांबे को तरल रूप से में आकार दिया जा सकता था और इस तकनीकी नवाचार ने समान मिट्टी के सांचों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उपकरण और हथियारों को उत्पादन करना संभव बना दिया। जो तांबा था, आप आज भी तांबे का यूज़ देखते हैं कि पहले के जो लोग थे ना, वो तांबे के जो बर्तन होते थे उस बर्तनों में मतलब खाना खाते थे, मतलब इस टाइप से आपने सुना होगा। आजकल तो स्टील के जो बर्तन होते हैं वो चलने लगे हैं, परंतु पहले तांबे के बर्तन अब बहुत महंगे भी मिलते हैं। ठीक है, तांबे की जो बोतल हो गई, ये सब आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यही है कि वो क्या था ना, इसको सही तरीके से जल्दी क्या किया जाता है, इसको सांचे में आकार देना बहुत आसान था। तो इसका ये भी प्रभाव पड़ा धातु क्रम में। ठीक है, धातुओं में सारी धातु आ जाती है, चाहे वो कांस्य धातु हो या फिर वो हो आपकी तांबा धातु हो या चाहे फिर लोहा हो। इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शहरों और आसपास के कस्बों में शिल्प कार्यशालाओं का एक समूह भी स्थापित किया जाने लगा। धातु प्रौद्योगिकी के विकास और माल के लंबी दूरी के आदान प्रदान और उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार राज्य पदानुक्रमी के आने के बीच एक संबंध निश्चित रूप से स्थापित किया गया कि परिवहन के लिए हो गया या किसी भी लंबी दूरी के लिए हो गया, माल के ले आने के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं, तो इस संदर्भ में भी इसका यूज़ किया गया, निश्चित रूप से स्थापित किया जा सकता था इसके बीच के संबंध को। राज्यों संरचनाओं के पतन के साथ कांस्य युग के दौरान हासिल की गई तकनीकी प्रगति में भी क्या हुई थी, गिरावट आई थी। अगर किसी भी देश में या राज्य में क्या हो जाए, अगर उसका पतन होने लग जाए, डिक्लाइन होने लग जाए, कोई भी चीज़ अगर नीचे जाने लग जाए तो उसका क्या रहता है, तो उस टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए यही कहा गया कि इस टाइम जब राज्य संरचनाओं के पतन के साथ क्या होने लग गया था, कांस्य युग के दौरान हासिल की गई जो तकनीकी प्रगति थी, जो टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस हो रहा था, जो विकास हो रहा था, उसमें भी क्या देखी गई थी, गिरावट देखी गई थी। इसका यही फर्क पड़ा था। इस प्रकार पत्थर से धातु की वस्तुओं में संक्रमण मतलब फैलना, संक्रमण ये नहीं बीमारी में यूज़ किया जाता है, संक्रमण का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो यही लिखा गया जो पत्थरों से हम धातु में आए, धातु की उसका वो होने लग गया, फैलने लग गई, धातु का यूज़ ज़्यादा उपयोग में आने लग गई, तो मानव जाति के इतिहास में प्रमुख तकनीकी परिवर्तनों में से एक थी। तो ये मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी जो टेक्नोलॉजी का जो वो होता है, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, तकनीकी परिवर्तनों में से एक था मानव इतिहास में। तो आपने देख लिया कि धातु जो थी, कांस्य धातु का क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, हमारे जो वो था समाज था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जो भी अगर आपको इसमें कोई भी टर्म्स ऐसी हो जाती है कि हाँ मैंने आपको नहीं बताई और मुझे लगाओ कि नहीं आपको आता है ये समझ में, कभी कभी हो जाता है ना कि कई टर्म्स हम भूल जाते हैं। बाकी मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर एक टर्म को आपको अच्छे से वो करूँ, एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अगर जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है और जिन बच्चों को ये पढ़ना है, तो आप उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मेरा यही पर्पज़ है कि हाँ सभी बच्चों की हेल्प की जा सके और आसानी जो वो होती है ना, कहते हैं ना ईजी लैंग्वेज में किसी चीज़ को समझाना, मैंने आपको उस वे में इस वीडियो में समझाया है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी जो वो है टॉपिक है, आपको कांस्य युग भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड को, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसको हम क्यों वो कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। ऐसे कांस्य जो धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनी है,
तो आप अच्छे से आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मुझसे, और अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छी लगती तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।